नमस्कार बच्चों। मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आपकी कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के 10वें पाठ मूल निवासियों के विस्थापन के एक और खंड को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हमारे 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। उनमें से पहला टॉपिक है गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि, यानी द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले हम ये समझें कि ये गोल्ड रश क्या थी। वास्तव में शुरू से ये माना जाता था कि जो यूरोपीय लोगों के मन में हमेशा से बसा हुआ था कि अमेरिका की धरती के नीचे सोना दबा हुआ है। और जब 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में सोने यानी गोल्ड के कुछ चिन्ह मिले कि वहाँ की धरती के नीचे गोल्ड है, तो हजारों की संख्या में बहुत बड़े पैमाने पर यूरोप के लोग बदहवासी में भागते दौड़ते अमेरिका पहुंचने लगे, इस उम्मीद में कि वहाँ से सोना निकालकर वो अपनी किस्मत बदल लेंगे और रातों रात अमीर हो जाएंगे। इसी बदहवासी में यूरोपियों के द्वारा अमेरिका आना सोने की खोज में, इसी दौड़ को हम गोल्ड रश के नाम से जानते हैं। तो ये जो गोल्ड रश था, वास्तव में इतना सोना तो नहीं मिला हमारे अमेरिका की धरती के नीचे से, लेकिन एक नए रूप में जो यूरोप के लोगों को यहाँ अमेरिका में आकर अमीर बनने का मौका मिल गया। और वो नया रूप जो था वो था रेलवे के विकास और उद्योगों का विस्तार के द्वारा। जब हजारों की संख्या में गोल्ड रश यानी सोने के लालच में यूरोप के लोग अमेरिका आए, तो उन्हें लगा कि ये अमेरिका तो बहुत विस्तृत भूमि है और इसके सब जगहों को एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर रेलवे का विकास करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों को नियुक्त किया गया और बड़े पैमाने पर यहाँ पर रेलवे के जो नेटवर्क था उसकी स्थापना की जाने लगी। अमेरिका में रेलवे नेटवर्क का जो कंप्लीशन था, जो पूर्णता हुई, वो 1870 में हुई और कनाडा में 1885 में रेलवे का नेटवर्क पूरा हुआ, यानी बड़े पैमाने पर रेलवे लाइनें बिछा दी गई, रेलवे इंजन लाए गए और इस तरह से पूरे ये अमेरिका को, कनाडा को रेलवे के नेटवर्क से जोड़ दिया गया। रेलवे के इस तेजी से विस्तार की वजह से अमेरिका का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और बहुत तेजी से, बहुत जल्दी विकास हुआ। और इस वजह से जो यूरोप के लोग, गरीब लोग जो गोल्ड की आशा में, अपनी किस्मत बदलने की आशा में अमेरिका आए थे, उन्हें निराशा नहीं हुई। भले ही उन्हें गोल्ड तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ आके रेलवे और इंडस्ट्रीज के विकास की परियोजनाओं में लगने के कारण उनको बहुत भारी कमाई हुई, बहुत मोटा मुनाफा हुआ और वो सब देखते ही देखते अमीर बन गए, बहुत कम समय में अमीर बन गए। इसी बात को दिखाने के लिए एक हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। ये व्यक्ति स्कॉटलैंड से यानी इंग्लैंड से आया था अमेरिका में, और जब वो आया था तो बहुत ही गरीब था, लेकिन बहुत कम समय में अमेरिका में आकर वो करोड़पति उद्योग स्वामी इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, बिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। और उसने अपनी तेज तरक्की और अमेरिका की तेज तरक्की के लिए एक प्रसिद्ध वाक्य कहा जो आप सबको याद रखना है। वो उसने कहा कि पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं, जबकि नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। तो उसने कहा जो पुराने देश हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस है और जो दूसरे भी देश हैं, वो उन सब का विकास बहुत धीरे धीरे हो रहा है,
लेकिन जो हमारा नया गणराज्य है यानी अमेरिका जो है, ये एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। बहुत कम समय में इसने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली है। ना केवल देश ने बल्कि यहाँ जो भी यूरोप के लोग आए हैं उन्होंने बहुत कम समय में अपने को बहुत विकसित कर लिया है, बहुत पैसे वाला बना लिया है। और ये बात एंड्रू कार्नेगी के खुद के जीवन से भी स्पष्ट है। जब वो स्कॉटलैंड से अमेरिका आया था तो बिल्कुल गरीब था, लेकिन बहुत थोड़े समय में वो बिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट यानी अरबपति, करोड़पति, उद्योगपति बन गया था। तो उस एंड्रू कार्नेगी की इसी बात को इंग्लिश में कैसे कहा गया था? द ओल्ड नेशंस क्रीप ऑन एट अ स्नेल्स पेस, द रिपब्लिक थंडर्स ऑन एट द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस। तो ये एग्जाम में आपसे ये बात पूछी जा सकती है। तो इसमें आप यही बताएंगे कि अमेरिका में बहुत तेजी से विकास हुआ रेलवे का, उद्योगों का, जिसकी वजह से जो हम यूरोप के जो गरीब अप्रवासी भी आए थे वो भी देखते ही देखते करोड़पति यानी बहुत पैसे वाले बन गए। और इसीलिए ये वाक्य एंड्रू कार्नेगी ने कहा है। अगर आपको याद हो, जब हमने औद्योगिक क्रांति पढ़ी थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की सफलता का एक कारण जो था वो ये था कि जो गांव के गरीब लोग थे उनकी ज़मीनों को बड़े ज़मींदारों ने बाड़ाबंदी यानी बाड़ाबंदी के आंदोलन में जो अपने कब्जे में ले लिया था। तो गरीबों के पास, आम लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं बची थी और वो मजबूरी में फिर गांव छोड़कर शहरों में फैक्ट्रियों में काम करने आने लगे। इससे फैक्ट्रियों को चलाने का मौका मिला क्योंकि उनको पर्याप्त मजदूर मिलने लगे और इस तरह से वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी। ऐसा इंग्लैंड में हुआ था। तो हम देखना चाहते हैं कि अमेरिका में ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुई, अमेरिका में उद्योगों का विकास इतनी तेजी से कैसे हुआ। अमेरिका में उद्योगों के विकास के दो महत्वपूर्ण कारण रहे। एक तो रेलवे का विस्तार। रेलवे का विस्तार करने के लिए, नए नए उपकरण बनाने के लिए नई नई फैक्ट्रियों की आवश्यकता पड़ी। तो इस तरह से तेजी से वहाँ पर जो है मशीन उद्योग और इसी तरह से रेलवे उद्योग, सब तरह के उद्योग जिनमें ये सब चीज़ें बनाई जाती थी, उनका तेजी से विस्तार हुआ। और दूसरा जो उद्योगों के विकास का अमेरिका में कारण था वो था कि बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए नए नए जो औजार चाहिए थे उन्हें बनाने के लिए भी उद्योग की स्थापना जरूरी थी। तो ऐसे उद्योगों की भी स्थापना यहाँ पर बड़े पैमाने पर हुई जो कि बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए नई नई मशीनें और औजार बनाते थे। तो इन दो कारणों से अमेरिका के उद्योगों का तेजी से विस्तार हुआ और यहाँ पर भी एक औद्योगिक क्रांति हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका हो या कनाडा हो, दोनों में ही नए नए औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और कारखानों यानी फैक्ट्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अर्थतंत्र अविकसित अवस्था में था, यानी 1860 में अमेरिका कोई बहुत ज़्यादा विकसित देश नहीं था। लेकिन केवल 30 वर्ष की अवधि में यानी 1890 के आते आते अमेरिका दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। तो इसीलिए तो उसने कहा था जो एंड्रू कार्नेगी ने, द ओल्ड नेशंस क्रीप ऑन एट अ स्नेल्स पेस, द रिपब्लिक थंडर्स ऑन एट द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस। यानी पुराने राष्ट्र तो घोंगे की चाल से सरकते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, उनकी तरक्की धीरे धीरे होती है। लेकिन जो हमारा नया गणतंत्र है, जो अमेरिका है, वो किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। केवल 30 साल में वो अल्प विकसित से विकसित देश बन गया है। बड़े पैमाने पर खेती का भी विस्तार हो रहा था अमेरिका और कनाडा में। बड़े बड़े इलाके साफ किए गए और खेतों के रूप में उनके टुकड़े किए गए। 1890 तक आते आते जंगली भैंसों का लगभग पूरी तरह से सफाया हो गया था, क्योंकि सारे जंगल काट डाले गए, उनमें रहने वाले जंगली भैंसे खत्म कर दिए गए और इन सब जंगलों को साफ करके खेत बना दिए गए, बड़े बड़े खेत, और उन पर मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर खेती का उत्पादन हो रहा था। तो जब जंगल खत्म हो गए, जंगली जानवर, भैंसे खत्म हो गए, तो जो हमारे मूल निवासी थे अमेरिका के, उनकी जो जीवन शैली थी शिकार करने वाली, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जब जंगल ही नहीं रहेंगे, जानवर ही नहीं रहेंगे, तो शिकार कहाँ से करेंगे।
तो इस तरह से उनकी जीवन शैली भी बदल गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1892 के आते आते अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो चुका था। आपको याद है कि जब प्रारंभ में यूरोप के लोग आए थे अमेरिका, तो वो पूर्वी तट पर यानी अटलांटिक महासागर वाले तट पर पहुंचे थे यूरोप से, और फिर वहां से वो धीरे धीरे करके पश्चिम की तरफ बढ़ रहे थे। तो इस तरह से उनके आगे बढ़ने को हम कहते थे कि अमेरिका का विस्तार हो रहा है। लेकिन अब 1892 के आते आते यूरोप के जो सेटलर्स थे वो बढ़ते बढ़ते पश्चिम के भूमि के आखिरी हिस्से में आ गए, आखिरी सीमा पे आ गए, और उसके आगे से प्रशांत महासागर शुरू हो रहा था। तो यानी अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर के बीच की जितनी भी भूमि है उन सब पर यूरोपियों ने अपना कब्जा कर लिया, और वो जो पूरा भूखंड था वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के रूप में, देशों के रूप में सामने आ गया। और उन देशों की का जो विभाजन अंदर ही अंदर जो राज्यों के रूप में सीमाओं का भी विभाजन कर दिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1890 इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो चुका था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया जा चुका था। अब कोई फ्रंटियर नहीं रहा जो कई दशकों तक यूरोपीय आबादकारों को पश्चिम की ओर खींचता रहा था। यानी जो यूरोप के लोग इसी आशा में तो आ रहे थे कि अभी तो वहाँ बहुत ज़मीन है, पहुँचते जाओ अमेरिका और आगे बढ़ते जाओ और ज़मीन मिलती जाएगी। अब वो फ्रंटियर समाप्त हो गया। अब जो भी भौगोलिक विस्तार होना था वो हो चुका, अब पूरी तरह से सेटल्ड मामला हो गया। कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका, अब जब उसने उस पूरे भूक्षेत्र पर तो कब्जा अपना विस्तार कर लिया, लेकिन उसकी जमीन की भूख नहीं मिट रही थी। तो कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस, हवाई द्वीप जो हैं और फिलीपींस जो हैं, उनमें अपने उपनिवेश बसाने लगा, और देखते ही देखते अमेरिका एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया। तो आप देख रहे हो कि ये अमेरिका ने ना केवल पूरे उत्तरी अमेरिका के सारे भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, बल्कि अब उसकी ज़मीन की भूख इतनी बढ़ गई कि अब वो एशिया की तरफ भी बढ़ने लगा, और फिलीपींस को भी अपना उपनिवेश बना लिया, हवाई द्वीपों को भी अपना उपनिवेश बना लिया। आपके जो पाठ्यपुस्तक है उसमें पेज नंबर 224 पर आप देखें तो वहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई देंगे जो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से यूरोप के अप्रवासी अमेरिका आ रहे हैं, और आते समय वो कितने गरीब हैं और फिर वो कितने अमीर हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर चित्रों को भी देखना है। गोल्ड रश के दौरान कैलिफोर्निया जाते हुए लोगों को आप देखिए, कैसे बैलगाड़ी में, भैंसा गाड़ी में वो जा रहे हैं, यानी गरीब हैं और वहाँ जाके अमीर हो जाएंगे। फिर ऐसे नीचे जो चित्र है उसमें आप देखो कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अप्रवासियों का स्वागत किया जा रहा है। ऐसा एक चित्र बनाया गया कि यूरोप के लोग, अप्रवासी लोग आ रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका उनका स्वागत कर रहा है। और नीचे जो सबसे नीचे का जो चित्र है वो ये दिखा रहा है कि प्रेरी पर एक पशु फार्म बना हुआ है, जो कि गरीब यूरोपीय अप्रवासी का एक सपना होता था, यानी प्रेरी में उसका फार्म हो जाए। ये हर यूरोपीय गरीब अप्रवासी का सपना होता था। तो ऐसे फार्म हाउस बनने लगे, और जो यूरोप के गरीब लोग यहाँ आ रहे थे वो यहाँ आकर अमीर होते चले गए। इसलिए अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा गया कि यूरोप के जो गरीब लोग, साधनहीन लोग, जिनके पास कुछ नहीं था, वो अमेरिका आकर करोड़पति अरबपति बनते जा रहे थे। तो इसीलिए हमने देखा कि इस बात को गोल्ड रश कहा गया कि वो गोल्ड की तलाश में आए थे अपनी किस्मत बदलने। भले ही उतना गोल्ड नहीं मिला, लेकिन रेलवे और उद्योगों के विकास की वजह से, खेती के विकास की वजह से जो यूरोप के अप्रवासी हैं वो अमीर होते चले गए, और एक तरह से वो उनको दूसरे रूप में सोना मिल गया। अब हम इसके अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे इस पार्ट के, और जिसका नाम है संवैधानिक अधिकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जो हमारे सेटलर्स थे, यूरोपियन सेटलर्स जिन्हें हम आबादकार कहते हैं, उन्होंने
1770 के दशक में अपनी अमेरिका की क्रांति की और वो इंग्लैंड के कब्जे से आज़ाद हो गए। अपना एक नया उन्होंने देश बना लिया, यूएसए। और वो सारे अमेरिकन सेटलर्स कहते थे कि हम डेमोक्रेटिक स्पिरिट यानी लोकतांत्रिक भावना में विश्वास करते हैं और उसी के तहत हम सब एकजुट हुए हैं। और अमेरिका की ये पहचान बन गई कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंग्लैंड, फ्रांस, यहाँ पर सब राजशाही थी, मोनार्की थी। तो उस मोनार्की से अलग एक नई व्यवस्था अपनाने वाला अमेरिका पहला देश था और वो व्यवस्था थी डेमोक्रेसी की, यानी डेमोक्रेटिक राइट्स यहाँ के लोगों को मिले। ये अमेरिका की एक पहचान बन गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अमेरिका में व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी दी गई, जिसे सरकार भी नहीं छीन सकती थी। यानी हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति बनाने, कमाने और अर्जित करने, उसको अपने पास बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा और सरकार भी उसकी संपत्ति नहीं छीन सकती थी। ये बात यूरोप से अलग थी। यूरोप में राजा की चलती थी, वो चाहे तो किसी की भी संपत्ति छीन सकता था। लेकिन अमेरिका में डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेटिक स्पिरिट्स के साथ साथ राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार दिया गया। इस वजह से भी अमेरिका आने लगे लोग यूरोप छोड़ छोड़ के, क्योंकि अमेरिका में एक तो राजतंत्र से मुक्ति थी, डेमोक्रेसी थी, और दूसरा यहाँ संपत्ति का अधिकार था कि आप अपनी मेहनत से जो कमाओगे वो आप ही क्या रहेगा, सरकार भी उसे छीन नहीं सकती। लेकिन इतनी सब बातें अच्छी होने के बावजूद भी अमेरिका की इन सब बातों में एक बहुत भयंकर, बहुत बड़ी कमी भी थी कि चाहे वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट हो, डेमोक्रेटिक राइट्स हो। डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब है कि अपने प्रेसिडेंट को चुनने और कांग्रेस यानी जो वहाँ की संसद के सदस्यों को चुनने के लिए वोट देने का जो अधिकार था, उसे डेमोक्रेटिक राइट यानी लोकतांत्रिक अधिकार कहते थे। तो ये जो डेमोक्रेटिक राइट था, जो ये लोकतांत्रिक अधिकार था, या ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो संपत्ति का अधिकार था, वो केवल गोरे लोगों यानी यूरोपियन सेटलर्स को ही उपलब्ध था। जो यूरोप के आबादकार थे, केवल उनको ही मिला था। और जो अमेरिका के मूल निवासी थे, उनको ना तो डेमोक्रेटिक राइट मिला हुआ था और ना ही उनको कोई राइट टू प्रॉपर्टी मिली हुई थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये तो हमारे जो मूल निवासी थे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय था। और इस बात की तरफ ध्यान दिलाया है एक कनाडाई मूल निवासी ने, जिसका नाम था डैनियल पॉल। उसने 2000 में इस तरफ ध्यान दिलाया है कि अमेरिका के लोगों को जो डेमोक्रेसी है वो हम मूल निवासियों ने सिखाई है, लेकिन उस डेमोक्रेसी में अमेरिका के गोरे लोगों ने हमें कोई अधिकार नहीं दिया। ये कौन कह रहा है? डैनियल पॉल। एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था वी वर नॉट द सैवेजेस, यानी हम असभ्य नहीं हैं। ये मूल निवासियों की तरफ से किताब लिखी गई है, जिसमें बताया गया कि जो अमेरिका अपने को बड़ा घमंड करता है कि उसने दुनिया में सबसे पहले डेमोक्रेसी वो लाया, राइट टू प्रॉपर्टी वो लाया। ये सब चीज़ें अमेरिका के गोरे लोगों को किसने सिखाई? ये हम मूल निवासियों ने सिखाई। तो हम असभ्य नहीं हैं, वी आर नॉट द सैवेजेस। ये सब चीज़ें हमने ही सिखाई हैं अमेरिका को। लेकिन दुख की बात यह है कि अमेरिका के गोरे लोगों ने यही अधिकार, जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो हमें नहीं दिया। उसने कहा, डैनियल पॉल ने कहा कि चाहे अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम हो या फ्रांसीसी क्रांति हो, इन सब में जिस समाज को आदर्श बनाया गया और जिस आदर्श पर समाज का संगठन करने की कोशिश की गई, वो समाज इंडियंस यानी अमेरिका के मूल निवासियों का समाज था। हमारे समाज को देखकर, हमारे समाज में चलने वाले रीति रिवाजों को देखकर,
हमारे समाज की कार्यप्रणाली को देखकर अमेरिका के लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा समाज है और हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए। उसी को वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहने लगे। लेकिन वो समाज हमारा था, यानी मूल निवासियों का था। हमने सिखाया है अमेरिका को कि डेमोक्रेसी क्या होती है। लेकिन दुखद बात यह है कि अमेरिका ने वो डेमोक्रेसी तो अपना ली, लेकिन उस डेमोक्रेसी के जो अधिकार हैं वो हम मूल निवासियों को नहीं दिए। पूरी दुनिया में घमंड से अमेरिका कहता है कि हमने डेमोक्रेसी शुरू की है। हम पूरी दुनिया में जहां राजतंत्र था तो हमने डेमोक्रेसी अपनी स्टार्ट की, लेकिन वो डेमोक्रेसी उसने सीखी किससे थी? वो हम मूल निवासियों से। लेकिन सीखने के बावजूद उसने, यानी अमेरिका ने, हमें डेमोक्रेटिक राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब नहीं दिए। उसने दलील दी कि अमेरिकी मूल निवासियों ने मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रोन्मुखी आंदोलन के बीज बोए थे। यानी ये जो यूरोप के लोगों में जो लोकतंत्र के आंदोलन चले, उसकी बीज किसने बोए थे? वो हम मूल निवासियों ने। हमने ही यूरोप के लोगों को बताया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। उन्होंने हमारे समाज को देखकर ही सीखा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो इसलिए अमेरिका में जो भी डेमोक्रेसी थी, जो भी डेमोक्रेसी बनी, वो हम मूल निवासियों के कारण बनी है। इसलिए वी वर नॉट द सैवेजेस, हम असभ्य नहीं थे। हमने ही अमेरिका को डेमोक्रेटिक बनाया है। तो ये बात कौन कह रहा है? डैनियल पॉल। और ये किस किताब में लिखा है? वी वर नॉट द सैवेजेस। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और अब हम आज के अंतिम टॉपिक पर आ रहे हैं, और वो है बदलाव की लहर, यानी द विंड्स ऑफ चेंज। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि अमेरिका के मूल निवासियों के साथ काफ़ी अन्याय हुआ, उनके साथ शोषण हुआ, उनको ख़त्म किया गया। लेकिन अब अमेरिका का समाज भी इस बात को समझता है कि हमने मूल निवासियों के साथ अन्याय किया है और उनका शोषण किया है, तो अब वो उनको अधिकार देने के लिए आगे बढ़ रहा है। और जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, उनमें भी इतना आत्मविश्वास आ गया है कि वो अपनी मांग आगे बढ़कर रख सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ऐसा कैसे कैसे हुआ, किस किस ढंग से हुआ। 1920 के दशक तक तो अमेरिका के मूल निवासियों के लिए जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं था। उनका लगातार शोषण हो रहा था। 1936 में पूरी दुनिया में जो महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन आई, उससे कुछ पहले 1928 में एक सोशोलॉजिस्ट थे, समाज वैज्ञानिक थे, लेवाइस मैरियम। तो उनके निर्देशन में एक संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त जनता को प्रभावित करने वाली जो महामंदी आई, उससे पहले 1928 में एक समाज वैज्ञानिक लेविस मैरियम के निर्देशन में एक सर्वेक्षण संपन्न हुआ, एक सर्वे किया गया। और उस सर्वे का नाम रखा गया द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशंस में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का बड़ा ही दारुण चित्र प्रस्तुत किया गया। तो उस सर्वे में बताया गया कि जो रिजर्वेशंस में जो इंडियंस रह रहे हैं, रेड इंडियंस रह रहे हैं, अमेरिका के मूल निवासी रह रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं कितनी खराब हैं। वो कितनी खराब दरिद्र दशाओं में रह रहे हैं। ना उनको ठीक से पढ़ाई मिल पा रही है, ना उनको इलाज मिल पा रहा है। उनकी हालत बहुत खराब है। उनके इस सर्वेक्षण से प्रभावित होकर अमेरिका के समाज को लगा कि भाई हम इन मूल निवासियों के साथ गलत कर रहे हैं और हमें इनको कुछ अधिकार देने चाहिए। तो गोरे अमेरिकियों के मन में इन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी उस सर्वेक्षण के बाद से, जिन्हें उनको लगा कि भाई हम इनके साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं कि इन्हें अपनी संस्कृति को पूरा निभाने का मौका नहीं दे रहे, यानी अपने रीति रिवाजों के अनुसार जीने का मौका नहीं दे रहे, और साथ ही इनको
नागरिकता के लाभों से भी वंचित कर रखा है। इनको ना कोई राइट टू प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ना कोई डेमोक्रेटिक राइट दे रहे हैं। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तो इस वजह से जो वहाँ के लोग थे, अमेरिका के जो गोरे लोग थे, उनके मन अब बदलने लगा, उनका मन पिघलने लगा इन मूल निवासियों के लिए। और इसलिए एक युगांतकारी कानून, एक बहुत बढ़िया कानून बनाया गया 1934 का, जिसको कहते हैं इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस कानून के द्वारा रिजर्वेशंस में जो मूल निवासी रहते थे उन्हें वहां जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार दिया गया। यानी पहले तो उन्हें किसी तरह का कोई अधिकार ही नहीं था, उन्हें नागरिक ही नहीं माना जाता था। लेकिन ये जो नया कानून बना 1934 में, इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके अंतर्गत उन्हें कुछ अधिकार दिए गए, जिनमें जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार भी शामिल था। 1950 और 60 के दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सरकारों ने मूल बाशिंदों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को खत्म करने पर इस उम्मीद से विचार किया कि इससे वे मुख्य धारा में शामिल होंगे। यानी 1934 में उन्हें जो विशेष अधिकार दिए गए थे मूल निवासियों को, 1950 और 60 के दशक के आते आते अमेरिका और कनाडा की सरकारों को लगा कि अब इन विशेष अधिकारों को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि ये जो मूल निवासी हैं अब ये बाकी लोगों के जैसे बाकी लोगों के समान ही हो जाएं और समाज की मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में आ जाएं। कब तक आखिर इनको हम एक तरह से रिजर्वेशन देते रहेंगे? कब तक आखिर हम इनको विशेष सुविधाएं देते रहेंगे? अगर ऐसा करते रहेंगे तो ये तो हमेशा हमारे मुख्य समाज से अलग ही बने रहेंगे। अगर इनके विशेष अधिकार अब समाप्त कर दिए जाएं तो फिर ये मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, बाकी लोगों के साथ घुल मिलकर रहने लगेंगे। ये सोचकर उनके जो एक्स्ट्रा अधिकार, स्पेशल अधिकार दिए गए थे 1934 के कानून में, उन अधिकारों को खत्म करने की बात होने लगी, जिससे कि ये मेन स्ट्रीम में आ जाएं, यानी कि यूरोपीय संस्कृति को अपना लें। लेकिन जो मूल बाशिंदे थे, जो हमारे एबोरिजिन्स थे, जो नेटिव पीपल थे अमेरिका के, उन्होंने इस बात का बहुत भयंकर विरोध किया। उन्होंने 1954 में जो अनेक मूल निवासी थे, उन्होंने अपने द्वारा तैयार किया गया डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स पेश किया और उन्होंने इस शर्त पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार करने के लिए तैयार हुए कि उन्होंने ये कहा कि उनकी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। हमारे जो रीति रिवाज है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो वैसी की वैसी रहेंगी, उनको पूरा अधिकार रहेगा, तब हम आपके यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन जाएंगे। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बनने का मतलब ये है कि आप हमारे रीति रिवाजों, परंपराओं को ख़त्म कर देंगे, तो हम फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बनने के लिए हम तैयार नहीं। ऐसी चीज़ें कनाडा में भी हुई। फिर 1969 आता है, तो उसमें सरकार ने घोषणा की कि वह आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। यानी सरकार अड़ गई कि 1969 में कहा भाई अब तक जो तुम्हें अधिकार मिल रहे थे, आदिवासी अधिकार, अब वो ख़त्म किए जाएंगे, ताकि तुम सब हम मेन स्ट्रीम में, समाज की मेन स्ट्रीम में आ जाओ, बाकी लोगों के साथ घुल मिल के रहो, अब तुम्हें अलग से कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। ये कब कहा गया? 1969 में। तो मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इस बात का भारी विरोध किया, धरने प्रदर्शन किए, वाद विवादों की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की। तो फिर सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा और 1982 में एक संवैधानिक प्रावधान किया गया, संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी अधिकारों और समझौता आधारित अधिकारों को स्वीकृति दे दी गई। तो आप देख रहे हो कि अमेरिका की सरकार, अमेरिका का समाज बार बार आदिवासियों को जो विशेष अधिकार दिए गए थे 1934 के कानून के द्वारा, उनको ख़त्म करना चाहता है वो, ताकि ये अपने आप को अलग थलग ना माने कि हमें विशेष अधिकार मिलते हैं, हम अमेरिका के बाकी समाज से अलग हैं, ऐसा ना माने और अमेरिका के पूरे समाज में, मेन स्ट्रीम में मिल जाए।
लेकिन जब जब सरकार ऐसी कोशिश करती है कि इनके स्पेशल अधिकार खत्म कर दिए जाएं, तब तब मूल निवासी जो है वो इसका भारी विरोध करते हैं और फिर सरकार को मजबूर होकर उनके विशेष अधिकार उन्हें दोबारा से देने पड़ते हैं। इन अधिकार इसके अलावा हम देखते हैं कि 18वीं सदी के अब जो हमारे मूल निवासी हैं वो 18वीं सदी के मूल निवासियों के मुकाबले में ज़्यादा मुखर हैं। पहले तो मूल निवासी कुछ कह ही नहीं पाते थे, डरे रहते थे और कोई उनकी सुनता भी नहीं था। लेकिन अब जो मूल निवासी हैं वो अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़कर लड़ते हैं और उनकी बात सुनी भी जाती है। हम ये देख सकते हैं कि अब 18वीं शताब्दी के मुकाबले में इन मूल निवासियों की संख्या पहले के मुकाबले में कम है, लेकिन उनकी ताकत अब ज़्यादा हो गई है, उनकी बात अब सुनी जा रही है। अपनी संस्कृति को निभाने के अपने अधिकारों को लेकर वो पुरजोर दावेदारी करते हैं। खासतौर से कनाडा में वे अपनी पवित्र भूमि पर अधिकार की भी दावेदारी करते हैं। उनका कहना है कि ये कुछ ज़मीनें हमारी पवित्र भूमि है और इस पर केवल हमारा अधिकार है। अब वो बढ़ चढ़ के अपने अधिकार मांगने लगे हैं। यही बदलाव की लहर है। पहले तो वो डरते थे, उनका कुछ कह ही नहीं पाते थे और अमेरिका का समाज भी, कनाडा का समाज भी उनकी कोई नहीं सुनता था, उन्हें मारता पीटता था। लेकिन अब बदलाव आ गया है। अब पहले 1934 में उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए, फिर उसके बाद उनके अधिकारों को वापस लेने की सरकारों ने कोशिश की, लेकिन इन मूल निवासियों ने आगे बढ़कर उन सारी कोशिशों का विरोध किया और उनका विरोध इतना ज़बरदस्त था कि सरकारों को झुकना पड़ा और उनके विशेष अधिकार उन्हें देने पड़े। मूल निवासी 18वीं शताब्दी की तुलना में अब बहुत कम रह गए हैं, लेकिन अब उनकी ताकत पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गई है। 18वीं शताब्दी में जब वो मूल निवासी ज़्यादा थे, तब भी वो कुछ बोल नहीं पाते थे, अपने अधिकारों के लिए कुछ कह नहीं पाते थे और चुपचाप शोषण सहते रहते थे। लेकिन अब मूल निवासी आगे बढ़कर अपने अधिकारों की मांग करते हैं, अपनी ज़मीन को पवित्र भूमि घोषित करते हैं और उस पर अपना पूरा दावा प्रस्तुत करते हैं। तो 1850 के दशक में उनके पुरखे ऐसा सब नहीं कर पाते थे। तो यानी मूल निवासियों का जीवन बदल गया है, उनकी सोच बदल गई है, उनकी ताकत बदल गई है। इसी बात को कहते हैं कि बदलाव की लहर आ गई है, यानी द विंड्स ऑफ चेंज आ गया है मूल निवासियों की जिंदगी में। तो आज हम इस पर इतनी ही चर्चा करेंगे और मैं इसके क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। सब अपने इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी किताब को भी एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद उन प्रश्नों को करेंगे। तो अगले वीडियो में हम अगले भाग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।